अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल रात को फिर दोबारा फायरिंग का वाक़या पेश आया है। और जब से ये टेंशन इंक्रीज़ हुई है, बड़े लंबे अरसे से जो सीज़ फायर चल रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो ख़त्म हो गया है। और अब वक्फे वक्फे से वहाँ पे फायरिंग होती है। पाकिस्तान की जानिब से भी जवाब दिया जाता है, भारत की जानिब से भी फायरिंग होती है। कुछ विजुअल्स भी, कुछ ऑडियो भी, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। पता नहीं ये मौजूदा है या पुरानी है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अभी तक, लेकिन टेंशन बढ़ती चली जा रही है। भारत ने कुछ और इकदाम किए हैं। एक तो जो पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी ऑफ़र की भारत को कि आप गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें। ये वो ऑफ़र है जो इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में की थी। इमरान खान साहब के दौर में जब इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब आपने अटैक किया भारत में आकर, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, एक अटैक हुआ है, लेकिन आप इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें। क्योंकि कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के उस वक्त के सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अमेरिका में बार बार राब्ते करके बताया था कि भारत में ये होने जा रहा है और हमारी इतला के मुताबिक ऐसा कोई प्लान है। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कान नहीं धरे और फिर वो वाकया हो गया। फिर पाकिस्तान ने बार बार ये भी बताया कि भारत पाकिस्तान के अंदर कोई अटैक प्लान कर रहा है और हम उस पर रिटेलिएट करेंगे, लेकिन फिर कोई भी उसका जवाब नहीं आया। फिर भारत ने अटैक कर दिया। फिर पाकिस्तान को मना किया गया और उसमें जो है वो जनरल बाजवा पे उस वक्त सबको इस बात का शक था कि जनरल बाजवा को इस बात का पता था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा। और बालाकोट वाला इंसिडेंट उन्होंने कर दिया, झूठा इंसिडेंट, अपने लोगों को खुश करने के लिए। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने फैसला किया, जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जो थे उस वक्त जुबैर साहब, क्योंकि उनके कंट्रोल में चली गई चीज़ें। जब ये जंग हो जाती है ना, तो फिर आर्मी चीफ, क्योंकि सिर्फ बड़ी फौज का सरबराह होता है, तो इससे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है जॉइंट चीफ, जिसके पास एयरफोर्स भी होती है, जिसके पास नेवी भी होती है, और वो तमाम फोर्सेस का सरबराह होता है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉर सिनेरियो में। तो उस वक्त जो है वो उन्होंने, फिर इमरान खान साहब ने हुक्म दिया और फिर एक अटैक किया गया उन एरियाज़ में जहां पाकिस्तान ने करना था, एयरफोर्स ने। और फिर उसके बाद इंडिया के तैयारे भी गिर गए। बहरहाल अब पाकिस्तान ने अब दोबारा से वही ऑफर रखी है कि जनाब इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था जी आप एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कोई गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें, जिसपे हमें पता चल जाए, कुछ शवाहिद तो ऐसे हमारे सामने रखें जिससे पता चले कि आप पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम किस बुनियाद पे लगा रहे हैं। लेकिन भारत ने तब भी नहीं सुना। और भारत ने अभी तक जो पाकिस्तान का एक बड़ा जायज़, एक पाकिस्तान ने उनके सामने एक मौक़िफ़ रखा है और जो एक पेशकश की है कि इसकी बेहतर तहकीकात करवाई जाएँ, चाहे जॉइंट करवा लें, गैर जानिबदाराना करवाई जाएँ, शफाफ करवाई जाएँ और क्रेडिबल करवाई जाएँ। ये उनकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन भारत ने इसका पेशकश का अभी तक जवाब नहीं दिया, जहाँ से पता चलता है कि उसकी हठधर्मी है। साथ ही साथ एक और खबर है जी इसमें, वो ये कि भारत ने दरियाए झेलम के अंदर बगैर इतला के इजाफी पानी छोड़ दिया है। सिंध तास मुआहदे के तहत भारत पाबंद है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, और वो पाकिस्तान को हर दफ़ा बताएगा कि कहाँ से कितना पानी वो छोड़ने लगा है और ये कितनी देर में आएगा, ताकि पाकिस्तान अपना बंदोबस्त करे। लेकिन झेलम में इन्होंने जो बगैर इतला दिए इजाफी पानी छोड़ा है, उसकी वजह तुगयानी तो आई है दरिया में, लेकिन कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है और भारत के बाद अपना एक प्लान मौजूद है। देखें भारत करता क्या है। जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अपने कल्चर की यलगार की, उनकी मूवीज, उनके ड्रामाज और ये सारी चीजें, तो उन्होंने प्लान किया था और इस काम को उन्होंने कई दहाइयों तक किया और बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे। भारत ने जब ये प्लान किया कि वो पूरी दुनिया में अपने लोगों को भेजेंगे स्कॉलरशिप देकर, और वो पूरी दुनिया में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, फिर वहीं पे रहेंगे और भारत को सर्व करेंगे। तो ये फिर भारत ने जब प्लान किया 60s में, 70s में, तो फिर आज भारत को उसका बहुत फायदा हो रहा है। भारत ने एक दौर में अपनी मईशत का पूरा सिस्टम बदलने का प्लान किया, मनमोहन सिंह ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया था। तो कई दहाइयों से भारत उस निज़ाम को भी चला रहा है, 30 साल तकरीबन हो गए हैं। भारत की इकोनॉमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, बड़ी मजबूत इकोनॉमी उनकी बन गई है। तो भारत अब प्लान करके चलता है, पाकिस्तान को बंजर करना है, ये उनका बहुत पुराना ख्वाब है। और इसके ऊपर अगर उन्होंने प्लान अब कर लिया है, तो सिंध तास मुआहदा इस बहाने ख़त्म करके अब वो ग्रेजुअल चलेंगे। कभी एक डैम बनाएंगे, कभी दूसरा बनाएंगे, कभी कोई बंद बांधेंगे, कभी कोई नहर निकालेंगे। तो वो इन चीज़ों के बहाने अब वो ये चाहते हैं कि वो पानी को अपनी आबादियों की तरफ ले जाएं और भारत जो है उसको ज़्यादा सैराब करने, पाकिस्तान बंजर हो जाए। और इससे जो उनका जो हासिल उसूल है वो यही है कि पाकिस्तान को घुटनों पे लाएं और पाकिस्तान को गैर मुसल्लह करें,
भारत के ऊपर जो एक खतरा है वो हमेशा के लिए टल जाए। वो पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझता है, भारत भी और इसराइल भी अपने लिए खतरा पाकिस्तान को समझता है। लगे पाकिस्तान जो है वो अभी इस सिचुएशन में जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है या जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इसमें तो कोई सोचे भी ना इस बारे में। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब वाला बयान जो है नाजरीन, वो इतना भारतीय मीडिया सारा मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सका या इतना डैमेज नहीं कर सका जितना ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट डैमेज कर गया और भारतीय मीडिया से भी सबकत ले गया। भारतीय मीडिया को वो मिल गया जिसकी वो तलाश में था। वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, छोटी छोटी चीज नोट कर रहे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के बाद उन्होंने धड़ाधड़ सारे इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाले। फर्ज करें अगर ये स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया होता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने दिया होता तो क्या होता? तो तब यह होना था कि गला फाड़ किस्म की ट्रांसमिशन होनी थी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे, पूरे मुल्क में रोला पड़ जाना था, गद्दारियों के और बगावतों के जो है वो सर्टिफिकेट्स बांट दिए जाते और फार्म 47 वाले जो हैं उनको तो सारा कुछ ही माफ है। यानी ख्वाजा साहब करें तो कोई बात नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि नरेंद्र मोदी के बयानात पाकिस्तान के मीडिया में चलाए जाते हैं, वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं, बयानात चलते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को धमकियां लगाता है, बयानात चलते हैं टीवी पे। भारत जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो सारी चीजें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चलाई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान का परचम उठाया, पाकिस्तान का नाम ऊंचा लेकर गया, उस शख्स को पाकिस्तान के टीवी चैनल पे बैन किया हुआ। जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था, उस आदमी को पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे बैन किया हुआ है। यानी जावेद हाशमी साहब ने इसके बारे में एक बड़ा सवाल भी उठाया कि जनाब ये क्या भारत से बड़ा दुश्मन है इमरान खान? जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं फौज को चाहिए था जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन इमरान खान को जेल से बाहर निकालकर उसकी राय लेते और उसे फैसले में शामिल करते। अलविया यह है कि अब तक उसकी बहनों को भी उसे नहीं मिलने दिया जा रहा। ये इंडिया से बड़ा दुश्मन इमरान खान को समझते हैं। देखिए ये क्यों है? मोदी पाकिस्तान के टीवी पे चल सकता है, उसका नाम चल सकता है, उसकी शक्ल चल सकती है, मोदी के बारे में आप बात कर सकते हैं, मोदी का बयान चला सकते हैं, इमरान खान का आप नहीं चला सकते। रीजन क्या है? ये जरा रीजन आप समझें कि मोदी किसी का कारोबार तबाह नहीं करता, वो पाकिस्तान को तबाह करने की बात करता है और इमरान खान पाकिस्तान को तबाही से बचाने की बात करता है। मोदी को पाकिस्तान की फौज का जो सियासत में किरदार है उससे कोई लेना देना नहीं है और फौज का मुल्क चलाने का जो है एक तरीकाकार उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इमरान खान को यह मसला है, मोदी पाकिस्तान पर हमलावर होता है जबकि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, लिहाजा मोदी चलेगा टीवी पे, इमरान खान नहीं चलेगा। मोदी पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, इमरान खान पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी रोकना चाहता है, तो मोदी चलेगा टीवी पे, इमरान खान नहीं चलेगा। मोदी से पाकिस्तान का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा जबकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाना चाहता है, तो मोदी चलेगा पाकिस्तान के टीवी पे, इमरान खान नहीं चलेगा। मोदी पाकिस्तानियों की आज़ादी के खिलाफ है जबकि इमरान खान पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जेल में बैठा है, तो मोदी चलेगा पाकिस्तान के टीवी पे, इमरान खान नहीं चलेगा। ये जो फैसला साथ है ना, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या वो पाकिस्तान के हक में ठीक फैसले कर रहे हैं। और इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें जितने समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कोई जंग नहीं होनी। वो इस सारे को नूरा कुश्ती कह रहे हैं कि भारत ने अपना कोई किसी बहाने, उन्होंने सिंध ताश का मुआहदा मुअत्तल करके अपने नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करनी थी और उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोकने की तरफ जाना था और पाकिस्तान को इसमें वो कह रहे हैं ये फायदा हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नंबर एक, मोदी को मकबूलियत मिल जाएगी इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर जो फौज और अवाम के अंदर दूरियां हैं वो शायद इससे कम हो जाएंगी, आसिम मुनीर साहब की इमेज बिल्डिंग हो जाएगी ये जंग जैसी सूरत हाल में। लेकिन जितने सियाने लोग हैं वो कहते हैं जंग कोई नहीं होनी, जंग नहीं होनी। और जंग इसलिए नहीं होनी कि छोटी लड़ाई इंडिया को वारा नहीं खाती और बड़ी लंबी लड़ाई पाकिस्तान को वारा नहीं खाती, और इंडिया छोटी लड़ाई करेगा नहीं, वो लंबा लेकर जाना चाहेगा और पाकिस्तान के साथ लंबी लड़ाई ले जाएगी तो पाकिस्तान के पास फिर एक ही हथियार बचता है बाद में, तो इंडिया वो रिस्क ले नहीं सकता, दुनिया ले नहीं सकती। तो ये बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन है। दोनों एटमी मुल्क हैं, जब तक पाकिस्तान के पास एटम बम है तब तक तो ये नहीं हो सकता। अब आर्मी चीफ साहब की जो इमेज बिल्डिंग है वो कैसे होगी, इसके बारे में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये आप खोल लें ISPR का यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल है, वहां पे मैंने आपको दिखाया था। अभी जो लेटेस्ट है वो मैं खोल के देख लेता हूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सिचुएशन क्या है। 15 घंटे गुजर चुके हैं नाज़रीन और 15 घंटों में 43,000 लोगों ने सिर्फ ये नगमा सुना है जो ISPR ने जारी किया है। आर्मी चीफ के नारे से ये नगमा शुरू होता है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। लेकिन
43,000 लोगों ने देखा, कुछ भी नहीं है, पीनट है, कुछ भी नहीं है। दावा करते हैं कौम हमारे साथ खड़ी है, बार बार ये कहते हैं पूरी कौम जो है वो शाना बशाना खड़ी है। देखिए अगर कौम साथ खड़ी है तो 15 घंटों में 15 मिलियन लोग तो देख ही लेते ना। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई 12-15 करोड़ लोग जो है वो इंटरनेट सिंपली इस्तेमाल करते हैं, तो उन 12-15 करोड़ लोगों में से अगर साथ खड़े हैं तो 10 करोड़ लोग तो देख ही लेते, लेकिन नहीं देखा। 100 मिलियन पीपल, इतने लोग तो देखना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। और 15 घंटों में सिर्फ 43,000 यानी 3,000 आदमी भी नहीं देख रहा है 1 घंटे में। यह है जनाब इस वक्त मकबूलियत का आलम। जबकि आर्मी चीफ की जो तकरीर, जिसका बड़ा रुला पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, यह तकरीर लगे हुए 10 दिन हो गए हैं इस वक्त ISPR के अपने यूट्यूब चैनल पे। 10 दिन पहले आर्मी चीफ की तकरीर लगी थी जब उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ एड्रेस किया था, और इसके अंदर जाली तालियां हैं। यानी आर्मी चीफ जैसे ही बोलते हैं एक जुमला वो काट के लोगों को दिखाते हैं, तालियां बज जाती हैं, वो सिंक नहीं हो रहा आपस में। प्रोडक्शन का आदमी हूं तो मुझे पता है कि वो प्रोडक्शन भी किसी एक लेवल की नहीं थी, कोई अच्छी प्रोडक्शन कंपनी ने हायर करनी चाहिए ताकि वो जाली ना लगे। बहरहाल आर्मी चीफ ने तकरीर की, वो उठा के इन्होंने लगा दिया। ISPR ने 10 दिन हो गए, सिर्फ 30,000 लोगों ने देखा है। 30,000 आर्मी चीफ है पाकिस्तान के। तो लोग जो है वो नाराज है। उसकी वजह यह है आपने लोगों का हक छीना है, आपने लोगों का मैंडेट छीना है, और उन लोगों को लाकर मुसल्लत किया है जिन्हें लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। अब अगर कौम साथ खड़ी है, ये तो दूर की बात है, कौम बैठ के आपका यूट्यूब चैनल नहीं देख रही, बैठ के साथ नहीं दे रही कि वहां पे बैठ के वो नगमा सुन लें या कोई तकरीर सुन लें, तो लोगों का जो फैसला बदला गया, उनका जो मैंडेट चोरी किया गया, ये जो डाका डाला गया, उसकी वजह से लोग नाराज हैं और ये नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन इसमें एक चीज और है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन इमरान खान ने जब जब इंडिया पे तनकीद की, नरेंद्र मोदी पे तनकीद की, तो RSS का नाम लिया, नरेंद्र मोदी का नाम लिया, उनकी आइडियालॉजी का नाम लिया, और खुलकर इमरान खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो नरेंद्र मोदी का नाम लेने से घबराते हैं, डरते हैं। ना नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी का नाम ले सकते हैं, ना शहबाज शरीफ ले सकते हैं, ना मरियम नवाज ले रही हैं। तो इनमें से ये सब लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कोई भी नरेंद्र मोदी साहब का नाम नहीं ले रहा, जबकि इमरान खान साहब खुला कर ये करते थे। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसी हुकूमत बना दी है जो खुल के उनको भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और मामला जो है वो गोलमोल किया हुआ सारा का सारा। नवाज शरीफ साहब से सवालात किए जाते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, और नवाज शरीफ साहब जवाब देने से कतराते रहते हैं। असल लड़ाई जो लगी हुई है ना इस वक्त, पता नहीं मैदान में लड़ाई होनी है या नहीं होनी, लेकिन जो असल लड़ाई लगी हुई है वो पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया में लगी हुई, और एक मीडिया वॉर चल रही है। और इसमें कम से कम जो है वो पाकिस्तानी कौम को कोई दिलचस्पी नहीं है। इंडिया वाले तो है, वो इतना बड़ा मुल्क है, उनकी भी दिलचस्पी जो है वो माइनर सी है, लेकिन पाकिस्तानी कौम की मैंने देखा कोई दिलचस्पी नहीं है इस मीडिया वॉर के अंदर। और झूठी और सच्ची चीज़ें इकट्ठी करके एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक दूसरे की फौज को, एक दूसरे की हुकूमत को गंदा किया जा रहा है, और दोनों तरफ का मीडिया जो है वो ये गंदे काम कर रहा है। दोनों तरफ का मीडिया कर रहा है, कोई मीडिया सही बात बताने को तैयार नहीं है, बहुत कम जगहों से दुरुस्त बात रिपोर्ट हो रही है नाज़रीन। लेकिन जो असल हकीकत है, जो बहुत बड़ी खबर है, वो बेनकाब की है मोहसिन नकवी साहब ने, और वो वाहिद शख्सियत है जो पहुंचे हैं असल मामले पर कि भारत चाहता क्या है और भारत ने ये सब कुछ क्यों किया है, जिन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की भारत से हजम नहीं हो रही। फॉर गॉड सेक, मोहसिन नकवी साहब आपको पता भी है कि माशी तरक्की होती क्या है? क्या आप जानते हैं कि भारत मईशत के मैदान में आज कहां खड़ा है? आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है जितनी भारत एक चीज में कर देता है, बाकी सब तो अलग है। भारत 200 अरब डॉलर की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, और आप टोटल 30-35 के आसपास लगे फिरते हैं। यानी वो आपसे 6-7 गुना ज्यादा उसकी सिर्फ एक शोबे की एक्सपोर्ट है। भारत बहुत आगे निकल गया पाकिस्तान से मईशत के मैदान में। पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही मईशत के मैदान में, और मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी चाइना से आपने दोबारा कर्जा मांगा, कर्जा मांग के कौन सी मईशत चलती है? एक तरफ आप कहते हैं मईशत तरक्की कर रही, पाकिस्तान आगे जा रहा है, अभी चाइना से मजीद 1.4 अरब डॉलर्स मांग लिए हैं, और कहते हैं जनाब कि मईशत बेहतर करें। धड़ाधड़ कर्जे ले रही है ये हुकूमत, और मईशत को डबो रही है, क्योंकि कर्जे मईशत को डबोते हैं, और कर्जे लिए बगैर गुजारा भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले 3 साल में पाकिस्तान के साथ जो बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का, अब उसके बाद कर्जे लिए बगैर इनका गुजारा नहीं है, क्योंकि अब ये कुछ और कर नहीं सकते, इनको हर हाल में अब कर्जे ही लेने पड़ेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब ने भी बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, और मियां जावेद लतीफ साहब की हिम्मत को आपको दाद भी देनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि लाखों फौजियों का एक सिपा सलार है और करोड़ों नौजवानों का सिपा सलार नवाज शरीफ है। फौज के सिपा सलार की बारी बाद में आएगी, पहले कौम का सिपा सलार नवाज शरीफ दुश्मन को ललकारेगा। कब मियां साहब, कब? मियां साहब को हल्की हल्की गेंदें गिराई लंदन में सहाफियों ने कि मियां साहब इंडिया ये कह रहा है, मियां साहब वो पानी बंद कर रहे हैं, मियां साहब वो धमकियां लगा रहे हैं, हल्की हल्की गेंदें करवाई, कोई सख्त सवाल भी नहीं किया। मियां साहब ने वहां पे मुंह नहीं खोला और ऐसे बन गए जैसे ना उन्हें आवाज आती है, ना उन्हें सुनाई देता है, ना उन्हें दिखाई देता है, और चुप करके बैठ के नीवे होकर निकल गए मियां साहब, बात ही कोई नहीं की उन्होंने। तो मियां जावेद लतीफ साहब, आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि मियां साहब ये करेंगे कि सिपा सलार बन के ललकारेंगे। अगर वो करोड़ों नौजवानों के सिपा सलार होते तो क्या यास्मीन राशिद साहिबा को कैंसर के बावजूद उन्हें ऑक्सीजन लगती है रोजाना रात को, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, नवाज शरीफ को उन्हें जेल में रखना पड़ता, नवाज शरीफ की बेटी को उन्हें जेल में रखना पड़ता कि ये बाहर आएंगी तो हमें एक्सपोज कर देंगी, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ को शिकस्त दी और बदतरीन शिकस्त दी है। नवाज शरीफ ने जितने वोट लिए उससे दुगने वोट उन्होंने लिए हैं। बेड़ा गर्क कर दिया नवाज शरीफ की सियासत का यास्मीन राशिद साहिबा ने। अगर करोड़ों नौजवान उनके साथ होते तो आपको नौजवान अगवा करवाने पड़ते, आपको रोजाना गिरफ्तारी करवानी पड़ती, आपको हजारों लोगों को जेलों में डालना पड़ता। नवाज शरीफ साहब की ये माजी की बातें, मियां साहब बड़े, नवाज शरीफ साहब की इज्जत हुआ करती थी, बड़ी ताकत हुआ करती थी, ओवरसीज भी इज्जत करते थे, दुनिया के अंदर इनका तोती बोलता था, पाकिस्तानियों में मकबूल थे। लेकिन मियां साहब ने जिस लेवल की बूट पॉलिश की है उसके बाद वो बात रही नहीं। अब नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, अजीबोगरीब किस्म का दावा कर दिया। उन्होंने कहा जनाब की खुशखबरी आपको सुना रहे हैं, लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं। अब ये बुलेट ट्रेन बनती कितने की है, जरा इसका हिसाब लगा लेते हैं। क्या वो बना पाएंगे? ये वाहिद सूबा है जो खसारे में जाता है, ये वाहिद सूबा है जो सरप्लस नहीं होता, खसारे में जाता है, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। सबसे बदतरीन माशी कारकर्दगी पंजाब की रहती, सबसे अच्छी खैबर पख्तूनख्वा की थी। अब वो कहते हैं बुलेट ट्रेन ये बनाकर देंगे पाकिस्तानियों को, और उन्होंने कहा जी बस चलाने वाले हैं, हम चलाएंगे। खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आ गई। जबानी कलामी चलाने में क्या हर्ज है, शेख चिल्ली बन जाए यहाँ पर, कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ, ये वैसे अहमद वड़ाई साहब हैं, उन्होंने ये तहकीकात की हैं, मैंने इसको काउंटर चेक भी किया है। दुनिया में जो सस्ती तरीन बुलेट ट्रेन है वो चाइना ने बनाई, और अगर उसका फी किलोमीटर अगर आप निकालें तो जितना लाहौर से रावलपिंडी बनता है उसको आप फी किलोमीटर वो वाला लगाएं जो चाइना वाला है। हालांकि अब आप उतने में नहीं लगा सकते, चाइना सारा कुछ वही बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन डालेंगे वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाइना वाले रेट पे भी जाएंगे तो 7 अरब और 66 करोड़ डॉलर्स लगेंगे। ये उस पैसे से ज्यादा है जो 3 साल में आपने आईएमएफ से मांग मांग के लेना है, मिन्नतें और तरले करके। कैसे बनाएंगे बुलेट ट्रेन? चलिए, अगर आप फ्रांस के रेट पे बनाएंगे तो 9 अरब 12 करोड़ डॉलर्स, अगर आप जापान के रेट पे बनाएंगे तो 18 अरब 25 करोड़ डॉलर्स। इस खानदान ने हमेशा पाकिस्तानियों को चूना ही लगाया है। अब पता नहीं इस नए प्रोजेक्ट में ये कौन सा चूना लगाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं पाकिस्तानियों के साथ। जो सबसे ज्यादा इन्होंने बेड़ा गर्क किया वो किसान का किया है। किसान पाकिस्तान का इन्होंने रोल के रख दिया, स्पेशली पंजाब का। और इनको मार इतनी पड़ेगी देही इलाकों में, इनको देही इलाकों में इतनी मार पड़ेगी कि इनके एमएनए और एमपीए वोट लेने के लिए देहातों में नहीं जा पाएंगे। लोग इनको ढूंढ रहे होंगे उस वक्त, आओ मांगो वोट, हम तुम्हें बताते हैं, तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी पूरी मईशत का। ये इन्होंने किसान के साथ किया और ये जुर्म है जो इन्होंने किया। नाज़रीन, जुल्फिकार जी भुट्टो जूनियर आहिस्ता आहिस्ता अपने पुर्जे निकाल रहे हैं, सियासत के अंदर उनकी एंट्री हो रही है, और उनकी जो लॉन्चिंग हुई है, उनकी वालदा बड़ी समझदार है, और क्योंकि वो असल में भुट्टो खानदान है, जुल्फिकार भुट्टो का पोता है, मुर्तजा भुट्टो का बेटा है, दोनों शहीद हो गए थे, तो एक्चुअली तो वो वारिस है अगर वरासत में जाना है तो। बिलावल क्योंकि जरदारी है, वो फैमिली जरदारी, तो मुझे लगता है भुट्टोज और जरदारियों का मुकाबला चलने वाला है। तो जो जुल्फिकार भुट्टो जूनियर है उसने तकरीर कर रहा था, और करते करते सिंध में वहां अचानक उसने इमरान खान का नाम लिया, और उसने कहा जनाब कि मैं इमरान खान का भी हूं, इमरान खान तो हमारा भी है, इमरान खान हमारा है। और उसके बाद पूरे पंडाल के अंदर रोला पड़ गया। यानी जो लोग भुट्टो के पोते को मिलने के लिए आए, उसे देखने के लिए आए, वो सारे भी इमरान खान के दीवाने हैं। आज मुजामत का सिंबल इस मुल्क के अंदर इमरान खान है, कोई और नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अगर कोई उम्मीद वाहिद बची है तो वो इमरान खान है। इसलिए तमाम तबकात उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। अब तक इतने